हाय एवरीवन, मैं हूँ रोहित। एज यूजुअल आपका सोशल साइंस टीचर, आपको कुछ पढ़ाता हूँ। तो लास्ट टाइम क्लास 8 हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश किया था, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो मुझे लगा कि चलो इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज आई हैं जो इंग्लिश में है और टेक्निकल है, जिसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको हायर क्लास में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ऐसा करते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं हर एक चैप्टर में, उनको अपनी बुक में आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको अंडरलाइन कर लीजिए कि भाई मुझको इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब जब आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है तो आपको पूरी कहानी में दिक्कत आएगी समझने में। या मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और आपको आंसर लिखना है, एंड यू डोंट हैव द गुड वोकैबुलरी, देन यू कांट राइट द प्रॉपर आंसर। सो आपको ये वर्डिंग्स पता होने चाहिए। जो नहीं पता है उसके लिए डिक्शनरी ओपन करिए, उसको समझिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो इस ग्लॉसरी में हम लोग इन टर्मिनोलॉजी जो चैप्टर नंबर 3 में आई है उसको चेक करते हैं कि ऐसी क्या क्या वर्डिंग्स जिनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पहला वर्ड यूज होता है गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल ये कब थे? गवर्नर जनरल थे एक टाइम पे जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के लिए क्या पूरी डेफिनेशन होगी? प्रॉपर डेफिनेशन होगी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली द हेड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी जो उस समय ब्रिटिश इंडिया था उसका सबसे बड़ा हेड होता था, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। जैसे आजकल हमारे पास कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। तो उस समय जब वो सुप्रीम हेड कौन था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, वो था गवर्नर जनरल। अभी ये गवर्नर जनरल का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, जनरल होते हैं, आर्मी में होते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल नाम का अभी इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई वर्डिंग नहीं है, ना कोई पोस्ट है। ये गवर्नर जनरल होते थे ब्रिटिश टाइम पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते थे और यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी। फिर आता है ब्रिटिश रेजिडेंट। अभी ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? अ ब्रिटिश ऑफिसर हु डील्ड विद रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन किंग्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये लोग, जो सब्सिडायरी अलायंस होती थी राजा महाराजाओं के साथ में, कि हम आपके एम्पायर की रक्षा करेंगे, आपको आर्मी नहीं रखनी, हम आर्मी देंगे आपको, हम सिक्योरिटी करेंगे आपको, और बदले में आप हमको क्या देंगे? टैक्स देंगे। तो ये था सब्सिडायरी अलायंस। उसके अंतर्गत, उसके अंडर में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर राजा के कोर्ट में एक तरह से परमानेंट रहता था, देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर इन दैट पर्टिकुलर इंडियन किंगडम। उसे बोला जाता था ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ये लोग काफी इन्फ्लुएंशियल होते थे। राजा महाराजाओं के एक तरह से जो भी वो कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर, उनके ऊपर कंट्रोल करते थे। एक तरह से राजा महाराजा जो थे पपेट रूलर थे, कठपुतली वाले थे, और उनके ऊपर ब्रिटिश रेजिडेंट कंट्रोल करते थे और उनकी सारी खबरें अपने बड़े अधिकारियों को पहुंचाते थे। तो एक तरह से किंग के ऊपर जो रूल कर रहा, ओवर रूल हो गया ये। ठीक है, वो था ब्रिटिश रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ? वही रहने वाला, उसी सल्तनत में, उसी रियासत में जो परमानेंट रहता है और आर्मी का हेड भी है, संभालता भी है, और बाकी अफसरों से अपना नेटवर्क भी रखता है, कनेक्शन रखता है। और वो राजा महाराजा जो भी है, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो कंपनी को अलर्ट करता था। तो ये होते थे ब्रिटिश रेजिडेंट। अगला वर्डिंग है हमारे पास एक्साइल्ड। अभी एक्साइल्ड क्या होता है? एक्साइल्ड का मतलब है कि जैसे राम वॉज ऑन एक्साइल्ड फॉर 14 ईयर्स, राम को वनवास मिला 14 साल के लिए। तो इसका सीधा मतलब है जब किसी को हम उसकी नेटिव प्लेस से दूर कर देते हैं। अब जैसे आजकल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, किसी नए स्टेट में। अब मेरा होम स्टेट क्या है, नेटिव प्लेस क्या है? उत्तर प्रदेश। काम में कहाँ करता हूँ? कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान। तो क्या मुझे एक्साइल का पनिशमेंट मिला? नहीं, तो मैं विलिंगली आया हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई पनिशमेंट दे दे कि नहीं नहीं, आप यूपी में नहीं आ सकते 15 साल तक के लिए, आपको एक्साइल कर दिया, तड़ी पार कर दिया कि आप नहीं आ सकते, तो फिर वो वनवास है, यानी घर से दूर। टू स्टॉप समवन फ्रॉम ईटिंग देयर नेटिव प्लेस, कि कोई लीगल लॉ या कानून आपको मना कर रहा है कि आप अपने नेटिव प्लेस पे नहीं जा सकते, तो एक तरह का पनिशमेंट है। तो राम को एक तरह का पनिशमेंट ही मिला था जब राम को 14 साल का वनवास मिला, जब कैकेयी ने ऐसा कहा दशरथ से,
दरअसल ने उनको अनविलिंगली बोला जाने के लिए और वो गए। लेकिन आपको एक्साइल का मतलब समझना, एक्साइल माने वनवास, अपने इलाके से दूर रहना। विलिंगली गए हैं तो आप काम करने गए, अमेरिका जाके लोग काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की नौकरी करते हैं, लोग ब्रिटेन चले जाते हैं, तो विलिंगली गए, उनको भारत सरकार ने निकाला नहीं है। क्योंकि भारत सरकार कहे नहीं आपको किक मार रहे हैं, यू आर किक्ड आउट फ्रॉम द कंट्री, आप यहाँ नहीं रह सकते, कहीं और जगह काम करो, तो फिर वो एक्साइल हो गया, आपको पनिशमेंट दे दिया एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए, 10 साल 20 साल 30 साल। तो जो लोग अपने आप कहीं पे काम करते हैं वो उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि कहीं और है। लेकिन अगर आपको मना कर दिया जाए कि जन्मभूमि में नहीं जा सकते हो तो आपका एक्साइल है वो, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग दिवाली की छुट्टियों में, होली की छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, तो क्या हमें कोई रोकता है? नहीं, वो हमारी जन्मभूमि है और ये हमारी कर्मभूमि है। तो एक्साइल का मतलब जब आपको कोई अपने नेटिव प्लेस पे जाने से रोक दे। सपोज करो महाराष्ट्र में ही कोई पुणे में जॉब करता है और उसका घर बारामती में है और उसको बारामती में आने ना दिया जाए, तो फिर ये उसका एक्साइल हो गया बारामती से। वो पुणे रह सकता है, मुंबई रह सकता है, लेकिन बारामती नहीं आ सकता। माने ही इज स्टॉप्ड बाय एनीवन और एनी पर्टिकुलर लॉ टू एंटर इन द बारामती टू देयर नेटिव प्लेस, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? अगला वर्डिंग है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है एन ऑफिशियल इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट में अपने मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं, पूरे प्लान बनाते हैं, एक तरह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इन्हीं के कंधों पे होती है, इनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, ये सब जो बड़ी रैंक के अधिकारी हैं, ए ग्रेड, फर्स्ट क्लास ग्रेड के, फिर ये सब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हाई ग्रेड ऑफिसर्स हैं जिनका पेमेंट, जिनकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल एंड जनरली दे आर सिविल सर्वेंट्स। इट मींस आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पीपीएस रैंक ऑफिसर्स। फिर अगला वर्डिंग है इनकलकेट। अब इनकलकेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो वर्डिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोशल साइंस की वर्डिंग्स हैं, ये आपको आपकी इंग्लिश में भी काम आएंगे। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो आपकी शब्दावली है, जो आपकी एक वोकैबुलरी है, जो आपका स्टोर है, वो बढ़ेगा। तो इसको यहाँ पे आप जो सीख रहे हैं, इफ यू आर गुड इन सोशल साइंस, आई गारंटी यू विल बी गुड इन इंग्लिश ऑल्सो। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी हो गई, आपको नए वर्डिंग्स पता है, आपको वर्ड मीनिंग पता है, आपको एक्सप्लेनेशन पता है, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो एक पंथ दो काज, यू कैन। इंग्लिश में भी एक बड़ी अच्छी मैक्सिम है, प्रॉवर्ब है कि टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, इसका मतलब हुआ कि आपने एक ही पत्थर से दो पंछियों को मार दिया। इट्स मैक्सिम एक मुहावरा है, टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, एक पंथ दो काज। तो ये वही मतलब, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी हो रही है, तो ये आपको सोशल साइंस के साथ साथ इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। तो इनकलकेट का मतलब क्या है? टू फिक्स आइडिया इन समवन माइंड्स बाय रिपीटिंग इट। आप किसी को चीज बता रहे हो कि भाई ये हमको हमारे परिवार को, ये हमारे परिवार की लेगेसी है, हमारे परिवार की आन बान शान है, बचपन से माँ बाप बताते हैं, तो इनकलकेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं बेटा ये हमारे परिवार की परंपरा है, संस्कार है, आपको ऐसे ही करना है। तो वो इनकलकेट कर रहे हैं आपको, फिक्स आइडियाज इन समवन माइंड बाय रिपीटिंग इट। अब मैं भी आपको सिखाता रहता हूँ, इनकलकेट करता रहता हूँ। सो साइंस में नॉलेज बढ़ेगा तो आप स्ट्रीम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो इनकलकेट हो गया। फिर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा? इसका मतलब हो गया यूजिंग अनदर पर्सन लेबर विदाउट ऑफरिंग देम सफिशिएंट पेमेंट। कि हमने किसी को कम पैसा दिया लेकिन उससे काम ज्यादा कराया, हमने उसका शोषण किया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण कर रहे हैं उसका, अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर। इमोशनल अत्याचार नहीं है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, आर्थिक शोषण कर रहे हैं कि जिसका जो पेमेंट बनता है उसको उतना नहीं देके हम उसको कम देते हैं। सपोज आपकी खुराक 4 रोटी की है, मम्मी पापा आपको 2 रोटी दें, और कहने नहीं तुम्हें तो डाइटिंग पे करना है, 2 रोटी नहीं मिलेगी। तो एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है वो, लेकिन हो सकता है कि आपके अच्छे भले के लिए भी हो, तो दोनों मीनिंग हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा मतलब है कि किसी लेबर को, फैक्ट्री वर्कर को कम पेमेंट देना और उससे ज्यादा काम कराना, ठीक है। अगला है रेवेन्यू सिस्टम। द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फॉर जनरेटिंग मनी। लोगों से टैक्स लेना, रेवेन्यू माने लगान।
अगर लगान मूवी देखिए तो आपको पता होगा, आज भी गांव वाले किसान को खेत में टैक्स देना पड़ता है अपनी खेती का, लेकिन वो बहुत नॉमिनल है। लेकिन ब्रिटिश टाइम में बहुत ज़्यादा था, 50% 60%। हम लोगों ने डिस्कस किया महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी सिस्टम, ये सब सिस्टम थे रेवेन्यू के। क्लास 8 में हम लोग डिस्कस किए हैं ये सब बातें, ठीक है। तो रेवेन्यू सिस्टम माने लगान टैक्स वसूलने का एक तरीका है, पूरा सिस्टम। फिर होता है बैंकरप्ट, भगवान ने करे कभी कोई बैंकरप्ट हो। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया हो जाना, कि आपके पास जो भी पूंजी है आपने इतना लोन ले लिया कि आप यू आर अनेबल टू पे द मनी दैट हैज बीन बोरोड। आपने इतना लोन ले लिया कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी भी बेच दी गई लेकिन तो भी बैंक का लोन नहीं आ रहा। मैंने अपनी अपनी जरूरत की, अपनी हैसियत के से ज्यादा आपने चादर फैला दी। अपने आपकी जरूरतें जितनी थी उतनी आपकी इनकम नहीं थी, और आपने जरूरतें खूब बढ़ा दी, इनकम वही रही, तो आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं उतनी ही पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर है, वरना चादर क्या होगी? टान हो जाएगी, फट जाएगी। तो बैंकरप्ट का सीधा मतलब दिवालिया हो जाना। तो ईश्वर ना करे, भगवान ना करे कभी हमारे हाथ कोई बैंकरप्ट हो, वो अनेबल हो जाएगा, ही विल बी अनेबल टू पे दैट मनी व्हाट ही हैज टेकन फ्रॉम द पर्टिकुलर बैंक और फ्रॉम एनीवन। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक प्लांट का नाम है, अ प्लांट विच इज कल्टिवेटेड फॉर यूज ऑफ डाई। इससे डाई बनती है, नील की खेती, तो इससे नेचुरल इंक थी। टबाकू तो इंडिया में हर घर के आसपास आप देखेंगे, सड़क किनारे पान पार्लर, बीड़ी सिगरेट की दुकानें होती है ना, तो तंबाकू बिकती है, पिटनी ऐसे ऐसे लोग करके खाते हैं। तो क्या एक नेचुरल चीज है, लेकिन इसका क्या होता है? एक नशा है, इट्स एडिक्शन, अ प्रिपरेशन ऑफ निकोटीन रिच लीव्स व्हिच आर ड्राइड फॉर स्मोकिंग और च्यूइंग। तो इसको लोग खाने के आदी हैं, ये इंडिया में कई सालों से चल रहा है। तंबाकू खाने से असर होता है, लिखा भी होता है, लेकिन तो भी लोग तंबाकू खाते हैं। हिंदी में हम तंबाकू कहते हैं, इंग्लिश में टबाकू बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इंग्लिश में टबाकू, अ प्रिपरेशन ऑफ निकोटीन रिच लीव्स, निकोटीन होता है इसके अंदर, व्हिच आर ड्राइड फ्रॉम स्मोकिंग और च्यूइंग, ठीक है। लिबरलिज्म क्या होगा? लिबरल का मतलब आपको पता ही, लिबरल का माने थोड़ा आजाद ख्याल, और लिबरलिज्म का मतलब क्या? इज्म माने आइडिया, आजादी का ख्याल, है ना। एन एटीट्यूड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड अलाउइंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीव्स। रेस्पेक्ट करना कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो आपकी बात में, आपके भगवान, आपके गॉड, तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना जब तक वो चीज आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रही है। स्पेस देना, एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड अलाउइंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीव, स्पेशली रिलीजियस बिलीव्स। पार्डन मी टू यूज द रॉन्ग वर्ड, ये रिलीफ नहीं है, बिलीफ है, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी कभी कभी आ जाती है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में बिलीफ है, ज्योग्राफी में रिलीफ है। रिलीफ फीचर्स, और यहाँ बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ। अब वेस्टर्न थॉट क्या है? द आइडियाज एंड द बिलीफ सिस्टम ऑफ द वेस्ट। वेस्ट वाले क्या सोचते हैं? वेस्टर्न थिंकिंग। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, अ सोशल मूवमेंट दैट एम्स टू मेक ग्रेजुअल चेंजेस इन सोसाइटी, कि धीरे धीरे समाज में सुधार हो। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्मेशन हो, यानी समाज का सुधार हो। बहुत से लोगों ने काम किया, राजा राम मोहन राय, सचिन विद्यासागर, कई लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट आज भी हैं। सती प्रोविजन एक्ट, अ लॉ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सती एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन, कि एक सती प्रथा होती थी जिसमें एक विडो को उसके हस्बैंड के साथ जलना पड़ता था एंशिएंट इंडिया में, आजादी के पहले तक। लेकिन उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को थैंक्स करता हूँ, उन्होंने ये जो हमारी सोशल एवल थी, एक सामाजिक बुराई थी, उसको उन्होंने प्रिवेंट रोका, खत्म किया। तो क्या था ये? इट वॉज अ फ्यूनरल कस्टम विच इज नाउ ऑब्सोलीट, वेयर इन अ विडो इमोलेट्स herself on her husband pyre। पायर का मतलब क्या है? पायर का मतलब है चिता। शमशान पे जो चिता की लकड़ी लगाते हैं उसको हम पायर कहते हैं। और ये जो वर्ड आ रहा है आपके पास यहाँ पे, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या होगा? इमोलाइट हरसेल्फ। अब विडो इमोलाइट हरसेल्फ माने खुद को जला देना, खुद को सेक्रीफाइस कर देना। तो पायर माने चिता और इमोलाइट्स माने खुद को सेक्रीफाइस कर देना इन बर्निंग। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये सारे वर्डिंग सीख लिए इस चैप्टर के। बाकी जो चीजें रह गई हैं, कुछ नहीं रह गया वैसे, ये तो आज मैंने आपको एक तरह से रिवीजन करा दिया इस चैप्टर का पूरा। तो ये चैप्टर फिनिश है। एक बार इन वर्डिंग्स को एक बार रिवाइज करें, और आज का होमवर्क मैं यही दे रहा हूँ कि आपको ये सारे वर्डिंग्स लिखने हैं। तो वीडियो देखिए और ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नोट्स में। देन यू हैव टू नोट इट डाउन दीज ऑल वर्डिंग्स इन योर नोटबुक। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।